आज बात करेंगे 90 के दशक की, उत्तर प्रदेश के उस दौर की जब उत्तर प्रदेश में कुख्यात रमेश कालिया का बोलबाला हुआ करता था। वही रमेश कालिया जिसके नाम से लोगों की रूह कांपती थी। ये वो दौर था जब गैंगस्टर और नेताओं के बीच गठजोड़ होता था। कई ऐसी वारदातें होती थी जिनमें दोनों का गठजोड़ अहम होता था और राजनीतिक पहुंच की वजह से कुख्यात पुलिस की पकड़ से बाहर रहते थे। उत्तर प्रदेश में यूं तो कई बदमाश हुए, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के बाद एक बार तो पुलिस ने चैन की सांस ले ली थी। लेकिन शायद पुलिस को भी ये नहीं मालूम था कि जराइम की दुनिया में एक और कुख्यात अपना परचम लहराने को बेताब था। इस कुख्यात का नाम था रमेश कालिया, जिसकी सोच और रफ्तार पुलिस से भी तेज थी। रमेश कालिया एक समय उत्तर प्रदेश और लखनऊ का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। उसके नाम और अपराध की दहशत से लोग उत्तर प्रदेश में थर थर कांपते थे। रमेश बिजनेसमैन से पैसा वसूलता, रंगदारी करता, सरकारी ठेकों से वसूली करता था। वो अपना दबदबा ठीक वैसा ही बनाना चाहता था जैसा कभी श्री प्रकाश शुक्ला का पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ करता था, ताकि नेता, बिल्डर, दूसरे क्रिमिनल और आम आदमी उसके नाम से खौफ खाएं। इतना ही नहीं, रमेश कालिया शुक्ला से भी बड़ा नाम कमाना चाहता था और इसलिए उसने जराइम की दुनिया में गुनाहों की फेहरिस्त बढ़ा दी। उसने बिजनेसमैन और नेताओं से रंगदारी वसूलने और दूसरे गैंगस्टरों के साथ मुठभेड़ करना शुरू कर दिया। वो जैसे जैसे जराइम की दुनिया में बढ़ता गया, उसका खौफ उतनी ही तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन कहते हैं कि एक शेर को दूसरा शेर मिल ही जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रमेश कालिया जुर्म की दुनिया में तेजी से उभरता नाम था, लेकिन उन दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा दहशत अजीत सिंह की थी। वही अजीत सिंह जो अपनी ताकत के दम पर एमएलसी बनकर विधान परिषद भी पहुंचा था। लेकिन अजीत सिंह को टक्कर देना और लखनऊ में राज करना रमेश कालिया के लिए तब तक मुनासिब नहीं था जब तक अजीत सिंह की हुकूमत जिंदा थी। लेकिन रमेश कालिया को तो पूरे लखनऊ पर अपनी धाक जमानी थी और आखिर वो दिन आ ही गया जब रमेश को अपनी दहशत फैलाने का पहला मौका मिला। तारीख 28 अक्टूबर 2002। बाराबंकी से सपा नेता रघुनाथ यादव अपने दो साथियों के साथ लखनऊ लौट रहे थे। ये बात रमेश को मालूम चली तो उसने अपनी गाड़ी रघुनाथ यादव की गाड़ी के पीछे लगा दी ताकि वो उसका काम तमाम कर सके, क्योंकि रमेश कालिया समाजवादी पार्टी प्रमुख से दुश्मनी रखता था। रमेश ने उस गाड़ी से रघुनाथ का पीछा किया। थोड़ी देर बाद ही रमेश और उसके साथियों ने रघुनाथ की गाड़ी को घेर कर उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। सरेआम हुई इस गोलाबारी में रघुनाथ और उनके दोनों साथी मारे जाते हैं। हालांकि रघुनाथ का ड्राइवर वहां से बचकर निकलने में कामयाब रहता है। इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। रघुनाथ के मरने से जहां मुलायम सिंह यादव को गहरा झटका लगा, तो दूसरी ओर रातों रात लखनऊ में हर जुबान पर सिर्फ रमेश कालिया का नाम सुनाई देने लगा। धीरे धीरे उसका नाम हर तरह के अपराध में सामने आता गया। लेकिन उस समय लखनऊ में अजीत सिंह अपराध का बहुत बड़ा नाम था। किसी की भी अजीत सिंह के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। उस समय तक अजीत सिंह आम दुनिया के साथ साथ राजनीति पर अपने पैर पसार चुका था। बड़े बड़े नेताओं से संपर्क, समाजवादी पार्टी में ऊंचा पद, अजीत सिंह के पास वो सब कुछ था। ऐसे में रमेश के लखनऊ पर राज करने के सपने में सबसे बड़ी अड़चन था अजीत सिंह। वो हर हाल में अजीत सिंह को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। उसने कई बार अजीत सिंह को मौत के घाट उतारने की सोची, लेकिन कभी कामयाबी उसको नहीं मिल पाई। उसकी मंजिल लखनऊ थी, लेकिन मंजिल पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अजीत सिंह जब तक जिंदा था ये नामुमकिन था। लेकिन रमेश को आखिर एक मौका मिल गया जब 4 सितंबर 2004 को अजीत सिंह को उसके ही जन्मदिन पर रमेश कालिया ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल अजीत सिंह लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर उन्नाव के गेस्ट हाउस में अपना जन्मदिन मना रहे थे। इस समय किसी भी पार्टी या समारोह में हर्ष फायरिंग करना आम बात होती थी। ऐसे में जन्मदिन पार्टी में भी गोलियां चली, खूब नाच गाना गाया गया, हर ओर लोग झूमते नजर आए। इसी दौरान अचानक एक गोली अजीत के सर में लगती है और कोई कुछ समझ पाता तब तक अजीत सिंह मर चुके थे। बाद में पता चला कि ये गोली रमेश कालिया ने अजीत को मारने के लिए खुद चलाई थी, जो बिल्कुल सटीक निशाने पर लगी थी। अजीत की मौत से सपा प्रमुख सदमे में थे, लेकिन रमेश कालिया का तो सपना मानो पूरा हो गया था। अब लखनऊ और आसपास के इलाकों में उससे मुकाबला करने वाला कोई भी अपराधी नहीं था। उसकी हर जगह तूती बोलने लगी। लोग उसके एक फोन कॉल पर रंगदारी और फिरौती का पैसा पहुंचाने लगे। वो जराइम की दुनिया में शीर्ष पर पहुंच चुका था। उसने किसी भी बिजनेसमैन को नहीं बख्शा, लेकिन जिसने उससे पैसा नहीं दिया उसने उसे मौत के घाट उतार दिया।
यूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई कुख्यात अपराधी अपराधों को अंजाम देते थे, लेकिन जब राजधानी में रमेश कालिया ने अजीत सिंह को सरेआम मौत के घाट उतारा तो कई सवाल सरकार पर खड़े हो गए। विपक्ष ये मांग करने लगा कि राज्य की राजधानी में अपराधी बेखौफ क्यों हैं? क्यों सरकार चुप है? आखिर जब नेता ही सपा सरकार में सुरक्षित नहीं तो कैसे आम जनता सुरक्षित रह सकती है? और दूसरी ओर रमेश कालिया लगातार बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में लगा रहा। उसने लखनऊ और आसपास के इलाकों में अपना खौफ फैलाना शुरू कर दिया। लोग उसके नाम से खौफ खाने लगे थे। सूत्र बताते हैं कि पुलिस वाले भी उस पर हाथ डालने से डरते थे। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के सवालों से सपा सरकार को कठोर फैसले लेने के लिए विवश होना पड़ा। सरकार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें प्रदेश के डीजीपी भी मौजूद थे। मीटिंग में सख्त निर्देश दिए गए कि अपराधियों और अपराध पर हर हाल में नकेल कसी जाए और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। और पुलिस को अपराधियों को सबक सिखाने के लिए सरकार ने खुली छूट दे दी। और इसके साथ ही ये भी हिदायत दी गई कि सरकार का कोई भी नेता पुलिस के काम में बाधा नहीं बनेगा। बस फिर क्या था, पुलिस ने वो करना शुरू कर दिया जिसका इंतजार मजलूम जनता को कई सालों से था। यूपी के डीजीपी ने तब एक ऐसे पुलिस अधिकारी को इस मिशन की कमान सौंपी जिसने पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में एसएसपी रहते हुए उस वक्त तक लगभग 56 एनकाउंटर किए थे। और उस अधिकारी के नाम से अपराध करने वाले अपराधी भी 1000 मर्तबा सोचते थे, क्योंकि उस अधिकारी की गोलियां अपराधियों की मौत बनकर बंदूक से निकलती थी। कौन था वो अधिकारी जिसके नाम से अपराधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध करने से घबराते थे? आखिर ऐसा क्या था इस अधिकारी में जो रमेश कालिया जैसे बड़े अपराधी को मारने का टास्क भी इसी अधिकारी को दिया गया? अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस तेज तर्रार आईपीएस की रणनीति के आगे रमेश कालिया की हर प्लानिंग फेल हो गई और रमेश कालिया को कैसे पुलिस ने उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाया। तब तक आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल।